मुंबई के आपराधिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा। और दाऊद और छोटा राजन साथ में डी कंपनी 1992 तक दोनों साथ में थे। हाजी मस्तान ने बाहुबली राजनीतिज्ञ के रूप में काम करने की कोशिश नहीं की थी। क्या वाकई हाजी मस्तान के ऊपर मर्डर के चार्ज कभी पंजाब वगैरह उसके ऊपर लगे या नहीं? हाजी मस्तान सबके ऊपर बहुत भरोसा करता था, ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। या जैसे अरुण गवली भी अभी जिंदा है, दाऊद इब्राहिम जिंदा है, तो क्या इनके गैंग्स के बीच में राइवलरी अब खत्म है या अभी भी गैंग वॉर की संभावना बनी रहती है? और कुछ खबरें ऐसी हैं जो गलियों के भीतर हुई हों और सामने ना आ पाई हों। क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं? ये हो ही सकता है। करीम लाला ने पाकिस्तान से 3 पठान शूटर बुलाए और एक दिन उस पर गोलियां चलवा दी। भाई में जब आता है किसी को तो जो ब्लड निकलता है ना, उसका खुशबू आता है मेरे को। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और इंडियन प्रेस हाउस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में वो चौंकाने वाले खुलासे होंगे जो अब से पहले आपने नहीं सुने होंगे। तमाम लोगों का दावा है कि दाऊद इब्राहिम इस वक्त बीमार है या अब जिंदा नहीं है, लेकिन दाऊद इब्राहिम का सच क्या है? क्या दाऊद आज भी डी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है और मुंबई अंडरवर्ल्ड पे उसकी बादशाहत वैसे ही कायम है? उसने आखिरी बड़ी घटना कौन सी की, किसकी हत्या करवाई, ये सब कुछ जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि मुंबई की तंग और अंधेरी गलियों से निकले अंडरवर्ल्ड पर क्या नए दावेदार भी सामने आ चुके हैं? क्या बादशाहत बदलने का वक्त आ चुका है? बहुत सी दिलचस्प बातें होंगी क्योंकि हमारे साथ हैं देश के जाने माने क्राइम जर्नलिस्ट और मशहूर लेखक विवेक अग्रवाल। विवेक सर के पास मुंबई अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग का करीब 4 दशक का लंबा अनुभव है और इस अनुभव को फायदा आज इंडियन प्रेस हाउस के जरिए हमारे तमाम दर्शकों के पास मिलने जा रहा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, सीधे चलते हैं विवेक सर के पास। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत इंडियन प्रेस हाउस के मंच पर। और पहला सवाल आपसे सर, जब आपने रिपोर्टिंग शुरू की थी मुंबई में, क्राइम रिपोर्टिंग, उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक प्रारूप क्या था? कौन कौन से गैंगस्टर थे, कौन से गैंग थे और उनके बीच किस तरीके की गैंग वॉर थी या किसके साथ एक बेहतर समीकरण था? थोड़ा सा इसको एक पहले बताएं, फिर हम आगे के सफर पर चलते हैं सर। देखिए, मैं जब मुंबई पहुंचा तो वो 1992 का साल था और 90 का जो दशक है वो कहना चाहिए कि मुंबई के आपराधिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाएगा। काला पृष्ठ के रूप में उसको देखेंगे। और 92 का जो दौर था वो सबसे ज़्यादा खुरेजी भरा था। बहुत ही खतरनाक उस समय में गिरोह थे, गिरोहबाज थे और गिरोह युद्ध था। तो उस वक्त का, जैसे आप पूछ रहे हैं मुझे कि कौन से बड़े गिरोह थे, तो उनमें बहुत सारे ऐसे गिरोह थे जो छोटे या बड़े मिलाकर के करीब 8 गिरोह हुआ करते थे जी। जिनमें सबसे पहले तो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी हुआ करती थी और दाऊद और छोटा राजन साथ में डी कंपनी 1992 तक दोनों साथ में थे। 1992 तक थे ही। और उसके पीछे की जो कहानी है, उनके अलगाव की कहानी, वो कुछ और कही जाती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है उसमें, जो हम आगे जानेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ। तो असल में ये हुआ कि एक ये गिरोह था, दूसरा उसकी मुखालफत में अरुण गवली का गिरोह था जो कि भाईखला में दगड़ी चाल से ऑपरेट करता था। तीसरा गिरोह जो है वो अमर नाइक का था जो कि दाऊद गिरोह के ही खिलाफ था और वो 10 टेनामेंट रोड से ऑपरेट करता था। इसके अलावा सुरेश मंचेकर का गैंग था। अगर आप इधर थोड़ा वसी विराट की तरफ जाएंगे तो भाई ठाकुर का गैंग था। फिर मीरा रोड वगैरह में पटेल भाइयों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें कुल मिलाकर के ये परिवार के 11 लोगों के ऊपर तकरीबन 150 मुकदमे जो है हत्याओं के इत्यादि के लगे हैं, जिसमें उनकी माँ जो है पटेल भाइयों की, वहाँ से लेकर के और भाई जितने हैं वो और उनकी एक बहन है, उन सब के ऊपर ये केसेस थे। वहाँ पे और भी कुछ बड़े गिरोह रहे हैं। मंचेकर गिरोह जो है वो पूरा जो है वो ईस्टर्न सबर्बन्स की तरफ था।
और दूसरी तरफ पप्पू कालानी और उनके जैसे लोग थे जो कि बाद में राजनीति में आ गए। बाहुबली जो है वो पॉलिटिक्स से ट्रेंड वहाँ शो करने की कोशिश, नहीं, वहाँ पर है वैसे भी बाहुबली पॉलिटिशियन 90 के दशक तक नहीं था। उसकी पैरवी हाजी है। मस्तान ने कोशिश जरूर की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं। हाजी मस्तान ने बाहुबली राजनीतिज्ञ के रूप में काम करने की कोशिश नहीं की थी, वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आया, ओके, है ना। अंडरवर्ल्ड से रिटायरमेंट के बाद। हाँ, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का सदस्य नहीं था। मैं हाजी मस्तान को डॉन या अंडरवर्ल्ड का मेंबर नहीं मानता। उसका कारण ये है कि वो खुद भी नहीं मानता था। मेरी जो किताब आई है मस्तान, जो पिछले साल ही आई है और देश की पहली ऐसी किताब है जो कि हाजी मस्तान पे लिखी गई। 200 के आसपास उनके दोस्त हुआ करते थे पत्रकार, सहाफ़ी, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर कभी कोई किताब लिखने के बारे में नहीं सोचा। मेरी 2-4 मुलाकातें जो हाजी मस्तान से हुई थी और मैंने जैसा हाजी मस्तान को देखा था, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति डॉन नहीं था, वो व्यक्ति एक व्यापारी था, एक तस्कर कारोबारी। कह सकते हैं। तस्कर ही था, लेकिन वो डॉन बोलता नहीं था। था वो। हाँ, वो बोलता था कि देखो मेरा काम है तस्करी करना, मैं बिना टैक्स चुकाए जो है माल लेकर के इंडिया में आता हूँ और बेचता हूँ। इतने बड़े बड़े जो कारपोरेट हाउसेस हैं, कंपनियां हैं, उद्योगपति हैं, वो लोग भी सब टैक्स की चोरी करते हैं। तुम उनको क्यों नहीं तस्कर बोलते या क्रिमिनल बोलते हो? उनको क्यों नहीं पुलिस पकड़ती? मुझको ही अकेले को क्यों पकड़ते हो तुम? क्योंकि मैं सोना बाहर से ला के इंडिया में बेचता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ टैक्स की चोरी कर रहा हूँ ना, मैं किसी का मर्डर नहीं कर रहा, मैं किसी को रेप नहीं कर रहा, मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, कुछ तो नहीं करता मैं। ये हमेशा उस बात के मन में मरा ही था। एक सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वाकई हाजी मस्तान के ऊपर मर्डर के चार्ज कभी फैयाब वगैरह उसके ऊपर लगे या नहीं? तो बिल्कुल लगा है। लगा है। यूसुफ पटेल उसके साथ में काम करने वाला एक तस्कर हुआ करता था जो कि बाद में बड़ा बिल्डर भी बना। यूसुफ पटेल जो है उससे हाजी मस्तान चांदी लिया करता था। तो चांदी की सप्लाई जो यूसुफ किया करता था हाजी को, तो उस वक्त जो है इसका चांदी का एक पार्ट जो हुआ करता था वो करीब 32 किलो से लेकर के और 36 किलो तक का हुआ करता था। अमूमन वो पार्ट, ब्रिक को ही वो पार्ट बोला करते हैं, और वो चूँकि 35 किलो बहुत बड़ा होता है, वजनी होता है, और चूँकि मास वेट ज़्यादा है चांदी का, उससे ज़्यादा सोने का है, तो वो साइज़ थोड़ा छोटा भले ही लगे लेकिन वेट उतना ही होता है। तो 35 किलो की चांदी का जो है वो क्या करता था कि उसमें वजन कम देता था उसे, लेकिन बोलता था कि ये इतना है। घटतौली कह सकते हैं लोग। हाँ, सामान्य भाषा में घटतौली की ही बात है। तो वो जो चीज़ वो दिया करता था, हाजी मस्तान सबके ऊपर बहुत भरोसा करता था। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, इसी वजह से वो कभी डॉन भी नहीं बन पाया। तो वो होता ये था कि वो जब यहाँ से सामान लेता था और दुबई में बैठे हुए लोगों तक पहुँचाता था, तो वहाँ का जो तस्कर था जो ये माल मंगाता था, अब दुबई में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो फ्री पोर्ट है। वहाँ पे आप चांदी लाइए, सोना लाइए, हीरे जवाहरात लाइए, बेचिए, विदेश पहुँचाइए, वहाँ पे कानून इसको रोकने हाँ, के लिए नहीं है। कोई कानून नहीं है, तो वो इलीगल नहीं है। तो वहाँ तो वो लीगली मंगा रहा है, हमारे देश से जा रहा है बिना डॉक्यूमेंटेशन के, तो इलीगल हो गया, लीगल हो गया। तो साहब यहाँ से तस्करी हो रही थी चांदी की। अब इसमें ये होता था कि वहाँ जब चांदी जाती थी तो सामने वाला जो व्यापारी बैठा था या तस्कर बैठा था, वो क्या करता था कि आए हुए हर पार्ट का वजन करवाता था और लिखवाता था। तो जब इन लोगों के बीच हिसाब होता था तो वो बोलता था कि तुम्हारे इस माल के अंदर इतनी कमी आई है। हाजी बड़ा चौंकता था कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बार उसने जो है यूसुफ से बात की, यूसुफ बड़ा उसके ऊपर बड़ा किया, बोलता है कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं ये सब। बोले देखो, उसके ऊपर तो शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, माल में तुम्हारी गड़बड़ है। और ये क्या होता था कि ट्रक लगता था, पार्ट चढ़ते थे और सीधे बोट पे चढ़े जाते थे। यहाँ ना तौल हो रही है ना कोई गिनती हो रही है, भरोसे पे धंधा चलता था। तो जब ये पता चला कि उसने इस तरह की बदमाशियाँ की है, चोरी की है, तो उससे कहा कि अब तुम मेरी भरपाई कर। उसने मना करना शुरू कर दिया। तो फिर उसके ऊपर दबाव डाल करके और उससे लेने की कोशिश की, वो नहीं मान रहा था। ये बात जो है उन्होंने हाजी मस्तान ने जो है करीम लाला को बताई। करीम लाला ने पाकिस्तान से 3 पठान शूटर बुलाए और एक दिन उस पर गोलियाँ चलवा दी। और वो भी रमज़ान का महीना था और सहरी होने के बाद एक इफ्तारी होती है, दूसरी सहरी होती है जो सुबह के वक्त में होती है। तो वो सहरी में एक वहाँ का मशहूर रेस्टोरेंट है, उससे जैसे ही कुछ खा पी के निकला,
इनके साथियों ने गोली चलाई, वो गोली उसको गले में लगी और उसका जो एक बॉडीगार्ड था उसको भी लगी, बॉडीगार्ड की मौत हो गई और ये वहाँ से वो जो है शूटर भागे, लेकिन उनको कुछ दूरी पे पकड़ लिया लोगों ने और पुलिस के हवाले कर दिया। इस केस के अंदर जो है हाजी मस्तान का नाम आया नंबर 1 आरोपी, नंबर मुख्य आरोपी के तौर पे। मुख्य आरोपी, नंबर 2 पे करीम लाला और उसके बाद में कुल मिला के 14 आरोपी सब। तो वो तीनों शूटर भी। और हमारी किताब में हमने ये पूरा सिलसिला एक पूरे अध्याय के रूप में लिखा है मस्तान में, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है सच्चाई। बिल्कुल, आमतौर पे माना जाता है कि खून खराबे से दूर रहने वाला एक डॉन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने उसको बहुत शिद्दत से उसकी तलाश की, उस सामग्री की हमने कोशिश भी की कि उस समय में जो मुकदमा चला था और उसमें किन किन को सज़ा हुई थी, कौन बचे थे, उसके दस्तावेज़ हमें मिल जाएं। तो चूँकि भारतीय जो कानून व्यवस्था है उसका नियम ये कहता है कि यदि कोई केस सेटल हो जाता है, हल हो जाता है, उसका जजमेंट आ जाता है और उसके ऊपर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती हैं, तो वो दस्तावेज 6 साल बाद में नष्ट किए जाते हैं, वो फाइलें नष्ट कर दी जाती हैं। चूँकि एक जज का बेटा हूँ तो इतनी जानकारी मुझे अपने पिता से भी मिली थी। तो हुआ ये कि इस तरीके से वो उस केस के अंदर ये बने, लेकिन बाइज्जत बरी हुए वो करीम लाला और बाकी सब लोग। और वो 3 जो आरोपी थे पाकिस्तानी, उनको सज़ा हुई, लेकिन उनको सज़ा देने के बाद में जो है डिपोर्ट कर दिया गया वापस पाकिस्तान, भारत में नहीं रखा गया। तो कुल मिलाकर के ये कहानी थी कि मस्तान की। कहा जाता है कि मस्तान कभी जेल नहीं गया, तो एक बार तो यही गया था। ठीक इसके पहले वो जेल में था क्योंकि यूसुफ ने ही एक शरारत की थी। डीआई के उस वक्त एक ऑफिसर हुआ करते थे मिस्टर श्रीवास्तव, उनके कान भर के और कुछ डायमंड्स वगैरह जो है उसके पास से बरामद हुए हैं ये दिखा करके, और फेक उसको अरेस्ट करवा दिया था। तो हाजी मस्तान के मन में इस बात की भी खलिश थी और नाराजगी थी कि ये मेरे साथ में इस तरह के कर रहा है और साथ में बिजनेस भी करता है। हाँ, तो उसके बाद में ये सारा का सारा सिलसिला हुआ और हाजी मस्तान के साथ में इस तरह की सर लौटते हैं 92 पे। तो आप 92 का बता रहे थे कि मुंबई में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन एक साथ थे डी कंपनी में, छोटा सकीब एक के साथ थे और रामानाइक गैंग एक अलग था, अरुण गवली का गैंग अलग था और इनके बीच में एक गैंग वॉर वो हो रही थी। तो उस वक्त आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुंबई अंडरवर्ल्ड को कवर करने के लिए आपकी मतलब एक स्टार्ट आपकी वहीं से होती है। तब से लेकर के अब तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई और दाऊद इब्राहिम आगे की कई घटनाक्रम के बाद वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया, एक लंबा समय काल हो गया। जिसके बाद एक बार बार एक बात आती है कि दाऊद इब्राहिम कभी बीमार है कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि वो मर गया और छुपाया जा रहा है उसकी मौत को, कराची में रहता था। तो इस पूरे सिचुएशन पे आपकी जो डिकोडिंग है वो क्या कहती है? आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपके जो सोर्सेज हैं, वो आपके पास क्या जानकारी है इस चीज़ को लेकर के? देखिए, दाऊद इब्राहिम की ना तो मौत हुई है न वो बीमार है। बीच बीच में खबरें आई कि उसके पाँव में, पहले दिन खबर आई गैंग्रीन हो गया बाएं पाँव में, दूसरे दिन खबर आई कि बायां पाँव कट गया, तीसरे दिन खबर आई कि मर गया। और जितने भी हिंदुस्तान के तमाम अखबार हैं, चैनल हैं, वहाँ से 3 दिन तक लगातार रिपोर्ट आते रहे। मैं सबसे कहता रहा कि इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं हो रही है, ना अंडरवर्ल्ड सोर्सेस कर रहे हैं, ना इंफॉर्मेंट्स कर रहे हैं, ना एजेंसीज कर रही हैं, तो कैसे इस खबर को हम सच मान लें? नहीं, वो तो हो गया है तभी सब लोग चला रहे हैं। मैंने कहा एक गिर के पीछे अगर सारी भेड़ कुएं में गिर जाए तो ये तो न स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा है और न ही ये स्वस्थ पत्रकारिता है, ये नियमों के खिलाफ है। तो आप इसको इस तरीके से खबर नहीं चला पाएंगे, कम से कम मैं तो आपको कोट या बाइट नहीं दे पाऊंगा। फिर मेरे साथ में काफ़ी जब लोगों ने दबाव डाला तो मैंने कहा कि ठीक है आप बाइट दे लो भली, लेकिन मैं बोलूँगा यही कि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो, अधिकारी को और अनाधिकारी को, लेकिन हो तो सही ना कहीं से। असल में होता यह है कि जब भी सरकार को या तो किसी समस्या से लोगों का ध्यान बांटना हो या उनको दाऊद इब्राहिम के गिरोह के लोगों की हलचल देखनी हो या दाऊद के बारे में जानकारी निकालनी हो, तो वो ये एक उछल्ला छोड़ देते हैं। स्ट्रैटेजी भी कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक ही है पूरी चीज़। और उसके बाद में क्या होता है कि
अखबार वाले छाप देते हैं, टीवी वाले रोज जो मतलब उसको जो है धाए धाए दिखाना शुरू कर देते हैं, और दाऊद की आगे पीछे की सारी कहानियाँ चलने लगती हैं। ठीक है, टीआरपी का गेम है, सब कुछ है, लेकिन आपको एक पत्रकारिता का जो नैतिकता है और पत्रकारिता का जो तकाजा है उसको भी ध्यान रखना होता है। हम लोग जब तक पत्रकारिता करते रहे इस तरह की खबरों से बहुत बचते रहे, और यदि ऐसी खबर हम लोगों ने छापी भी तो उसको अपुष्ट सूत्रों के द्वारा ही लिख करके छापा, और कोशिश करते थे कि कम बने खबर, छोटी बने। अब ये जो बार बार की खबरें आती हैं वो हर बार फेक निकलती हैं, लेकिन हमारे चैनल के मालिकान और संपादक इतने बेशर्म हो चुके हैं कि खबर चलाएंगे पुष्ट रूप से, लेकिन जब वो गलत निकलती है तो उसके लिए माफ़ीनामा या उस खबर को वापस लेने की खबर नहीं चलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ये ट्रेंड है कि खबर गलत जाती है गिरा उसका हाँ गिरा दो, डेट्स इट। कोई उसका वो माफीनामा और खंडन कभी प्रकाशित नहीं करते। नहीं होता है, और ये चीज़ मैंने भी खुद रहते हुए चैनलों में और झेली है, और इस चीज़ के कारण मेरा काफ़ी मतलब मुखर विरोध भी रहा मेरे संपादकों के साथ में। तो खैर ये जो है वो कभी भी इस तरह की घटनाएं हुई नहीं है समाज में दाऊद के साथ में, और दाऊद अभी भी स्वस्थ है, सुरक्षित है, अभी अपने जीवन के तकरीबन 67-68 वसंत देख चुका है, और इत्मीनान से वो पाकिस्तान के शहर कराची में जो ISI के एरिया हाँ है उसमें आईएसआई की छत्रछाया में वो इत्मीनान से रह रहा है, और एक्टिव है। बिल्कुल एक्टिव है। टी कंपनी को जैसे साउथ एशिया में जिस तरीके से माना जाता है कि फैला हुआ है पूरा टी कंपनी का कारोबार, तो वो सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, करीब 42 देशों में डी कंपनी का फुटप्रिंट है, और अब उनका अक्रॉस द एशिया, यूरोप वगैरह भी इसमें शामिल है। यहाँ यूरोप, अमेरिका इत्यादि इत्यादि कुल 42 देश हैं, चाइना वगैरह सब मिला के, सिंगापुर और नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, फिर उसके बाद कनाडा, आप आ जाइए ब्रिटेन, ऐसे तमाम देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है। तो काफ़ी सारे देशों में उन लोगों का फुटप्रिंट है, काफ़ी सारे उनके लीजिटिमेट बिजनेस हैं, काफ़ी सारे इलीगल कामकाज हैं। तो जो लीगल बिजनेस हैं वो इलीगल को सपोर्ट करने के लिए उन लोगों ने खड़े किए हैं, फ्रंट के तौर पे इस्तेमाल। फ्रंट के तौर पे। अब डी कंपनी में एक चीज़ है कि दो अलग अलग किस्म का सा काम होता है। एक वो काम है जो कि दाऊद इब्राहिम की सदारत में होता है, जिसमें ड्रग्स और लड़कियों का धंधा नहीं होता, और दूसरा जो है वो टाइगर मेमन और दूसरे लोग हैं जो कि ड्रग्स के धंधे में भी हैं, और वो डी कंपनी से कनेक्टेड है, लेकिन डी कंपनी के लिए ड्रग्स का काम वो लोग नहीं करते हैं, ऐसा होता है। तो ये इस तरीके का उन लोगों का आपस में तालमेल है और व्यवस्था बनी हुई है, और लगातार ये काम उन लोगों का चल ही रहा है। तो उन लोगों का अब वो मुंबई में जो है मारकाट मचाना, गैंग वॉर करना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें अब इसकी ज़रूरत भी नहीं रही। अब सीधे जो है स्मॉल आर्म्स का एक कंसाइनमेंट 400-500 करोड़ 300 करोड़ का चले जाता है। आपको 500 करोड़ के एक कंसाइनमेंट में अगर 300-350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ जाता है, तो आप क्यों फालतू में 2-5-10 करोड़ के लिए वहाँ का खून बहाने जाएंगे, इतना ऑर्गेनाइज करेंगे, इतना सब कुछ पुलिस को मैनेज करेंगे, जुडिशरी मैनेज करेंगे, वकीलों के पीछे चक्कर काटेंगे, वो सब क्यों करना? आपने एक शिपमेंट भेजा, उधर से हवाला में पैसा आ गया, वारे न्यारे हो गए, तो उनको अब ज़रूरत ही नहीं रह गई मुंबई में ऑपरेट करने। तो क्या ये मान लिया जाए सर कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो एक पुराना प्रारूप था कि गैंग वॉर होता था गैंग्स के बीच में और मौतें होती थी, हत्याएं होती थी, तो क्या वो सिलसिला अब रुक चुका है? या जैसे अरुण गवली भी अभी जिंदा है, दाऊद इब्राहिम जिंदा है, तो क्या इनके गैंग्स के बीच में राइवलरी अब ख़त्म है, या अभी भी गैंग वॉर की संभावना बनी रहती है? और कुछ खबरें ऐसी हैं जो गलियों के भीतर हुई हों और सामने ना आ पाई हों, क्या इस तरह की घटनाएं होती हैं? ये हो ही सकता है कि मुंबई में यदि किसी को एक तमाचा भी मारा जाए और मेरे जैसे पत्रकारों को पता ना चले। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि आपको तो पता होगा जरूर। वही मैं कह रहा हूँ कि बीच में जैसे मुंबई में हमारे मालाड में एक इलाका है पठानवाड़ी, वहाँ पे एक उदय पाठक नाम के लड़के ने डॉन बनने की कोशिश की थी। उसने इन दो को मर्डर किया, 2-4-6 का उसने हफ्ता वसूली करने की कोशिश की। पुलिस ऑफिसर्स को जैसे ही पता चला उसको उठा करके ले गए, और उसकी बाद में जो उन्होंने मालिश की है, तो उसके दिमाग से जो है ना डॉन बनने का भूत जो है उसी वक्त कफ हो गया। तो क्या है कि समझ लीजिए आप 90 से लेकर के 2002 तक का जो वक्त है, उसके बीच में
यदि अंडरवर्ल्ड ने 1000 लोगों को मारा होगा तो 850 अंडरवर्ल्ड के शूटर्स, प्यादे, सिपह सालार, किलेदार, इन लोगों को बॉम्बे पुलिस ने हेलीकॉप्टर में मारा है। सिर्फ एक दशक के अंदर जो है मुंबई पुलिस ने एक सस्टेन्ड ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3-4 कमिश्नर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसमें रणजीत सिंह शर्मा रहे हैं, उसमें एम एन सिंह रहे हैं। ये दोनों उत्तर भारत के, हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। अनामी रॉय रहे हैं। और सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन काम जो लास्ट नेल इन द कफिन बोल सकते हैं, वो करने वाले जो ऑफिसर रहे हैं वो डी शिवानंदन थे। और डी शिवानंदन और उनकी स्ट्रेटजी ने और उनकी टीम ने मिल करके मुंबई में जो है वो तकरीबन 400 से ऊपर एनकाउंटर किए थे। और पूरा जो है अंडरवर्ल्ड ने इसको नाबूद कर कमर दिया। तोड़ी है, कमर ही नहीं तोड़ी, मतलब इतना ही सबोटेज कर दिया गया था। पूरी तरीके से उनको धरातल से जो है ना मिटा दिया है एक तरह से। और ये लोग इतने कमज़ोर हो गए कि अब एक दूसरे से लड़ने के लिए ना इनके पास हथियार बचे, ना पैसे बचे, ना लोग बचे, और ना ही वो समझ। मतलब एक्शन खत्म हो गया अंडरवर्ल्ड का, एक्टिविटी बनी हुई है बिजनेस के मॉडल के रूप में। एक्टिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ये पृथ्वी है। हम तो बनी रहेगी। उसका कारण ये है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को, उद्योगपतियों को और पॉलिटिशियंस को इनकी ज़रूरत होती है। और अगर ये नेक्सस नहीं हो तो अपराधी अंडरवर्ल्ड कभी नहीं बना सकता। राजनीति जब तक शुचिता के साथ, संस्कारों के साथ में राजनीति नहीं करेगी, ये अपराध बने रहेंगे और अपराधी बने रहेंगे, अंडरवर्ल्ड ही बना रहे। अच्छा सर, एक आपकी किताब है रक्तकंद, उसमें एक किरदार है फिरोज कोंकणी, और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में माना जाता है कि उसने जो आखिरी घटना की मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई, और वो हाल फिलहाल की घटना मानी जाती है, मतलब उस घटना को कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ वो घटना, तो वो घटना फिरोज कोंकणी से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा किरदार था फिरोज कोंकणी, और कितना बड़ा था, और दाऊद को इसे क्यों कराची बुला करके मारना पड़ा, जरा इस पर। देखिए, वो जो रक्तगंध मेरी किताब है उसमें तमाम जितनी भी कहानियाँ मैंने लिखी हैं, वो कहानियाँ किसी न किसी जीवित अंडरवर्ल्ड डॉन या सिपह सालार या शूटर की कहानी पे, उनकी ज़िंदगी पे आधारित है। कुछ में मैंने नाम बदले हैं, कुछ में मैंने नाम जस के तस्वीर रखे हैं। तो उसमें ये जो कहानी है रक्तगंध, जिसका टाइटल बुक के कवर पे भी गया है रक्तगंध के नाम से ही, वो असल में फिरोज़ कोंकणी की ज़िंदगी की कहानी है। और साथ ही साथ में जब मैंने उससे पहली दफ़ा इंटरव्यू किया था, उसको जब बैंगलोर से पकड़ करके लाई थी मुंबई पुलिस, और की बात की ये 90 के दशक की बात है, मध्य 90s में हुआ था, ये 90s मिड 90s में। और एक दो बड़े हत्याएं करके वो फरार हुआ था। और रामदास नायक की हत्याकांड में भी वो शामिल था, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही कद्दावर नेता थे। तो वो जब वहाँ से फ़रार हुआ, उसके बाद में उसको टिप ऑफ मिली बॉम्बे पुलिस के क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स को कि वो बेंगलोर की एक झोपड़पट्टी में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। यहाँ से 12 ऑफिसर्स की एक बड़ी अच्छी टीम गई, रहीम शहीम कत्तावर जो अफसरान हैं वो भेजे गए। हालांकि वो खुद सिंगल पसली आदमी था, वो कोई बहुत मोटा तगड़ा नहीं था। और लेकिन दिमाग का बहुत तेज़ था, शातिर था, और कान का बड़ा तेज़ था, उसको तुरंत चीज़ें सुनाई दे जाती थी अपने आसपास की हलचल, और इसी वजह से वो बेहतरीन शूटर भी था। तो और वो उसकी एक खूबी ये थी कि वो हमेशा सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करता था। वो कभी भी 3 शूटर मेरे साथ जाएंगे वाला टीम वर्क में उसका भरोसा नहीं था ही नहीं। उसका सिंपली ये था कि जो काम मैं अकेले कर सकता हूँ बेहतर, मेरे साथ में आएगा तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं उससे परफॉर्मेंस उसका बड़ा हाई, खतरनाक। तो जब मैं उससे मिला था तो करीब 2.5-3 घंटे बात हुई थी मेरी बॉम्बे पुलिस हेडक्वार्टर के ही एक कमरे में। और वो जो चर्चा हुई थी उसमें ये चीज़ निकल कर के आई थी कि वो जब किसी की हत्या करता है तो मैंने कहा यार ये चीज़ तुमको कैसे होती है। बोलता है कि भाई मैं जब मारता है किसी को तो जो ब्लड निकलता है ना, उसका खुशबू आता है मेरे को, और उससे मेरा जो है तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल की कहानी है, और ये मैंने शायद देश का पहला साइको सेक्स किलर खोज लिया। बिल्कुल, ये सैटिक हाँ टेक्नोलॉजी। हाँ।
तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी की ये टर्म है, इस तरह के जो सीरियल किलर्स होते हैं उनको जो है साइकोसेक्स किलर कहा जाता है। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बाहर निकला बड़ी उसके साथ में कि यार कल की तो जो लीड स्टोरी है और पूरे देश को चौंकाने वाली खबर विवेक अग्रवाल लिख के आ रहा है। लेकिन उस वक्त के जो डीसीपी डिटेक्शन थे उनको जब ये चीज़ पता चली तो उन्होंने कहा कि विवेक इस खबर को ना छापो तो अच्छा होगा, वरना इसके वकील जाएंगे कल ही कोर्ट में तुम्हारी खबर लेके और कहेंगे कि इसका मेंटल हेल्थ चेकअप करवाया जाए। यही बात है, वो साइकोलॉजिस्ट को साइकेट्रिस्ट को बोलेगा, वो लोग सर्टिफाई कर देंगे और फिर इसको वो जगह असालम में भेज दिया जाएगा, वहाँ 2-4 से कमर रख के भाग जाएगा। मैंने कहा मैं खबर तो नहीं छापूंगा, ठीक है आप कह रहे हैं तो समाज के और राष्ट्र के हित के लिए मुझे ये करना ही होगा। लेकिन आपसे ये कह देता हूँ कि ये आज जेल में भी रख लीजिए, 2-4 को मार के कुछ दिनों में भाग जाएगा, और वो हम देख लेंगे यार, वो हमारा नुकसान है। मैंने कहा ठीक है। फिर बाद में हुआ यही कि एक दिन बीमारी का बहाना बना करके वो जेल अस्पताल गया, वहाँ पे उसकी टीम इंतज़ार कर रही थी। उसको कॉरिडोर में जो है चोरी से एक लड़के ने पिस्तौल मुहैया करवाई। जब वो बाहर आ रहे थे तो दरवाजे के पास जब पहुँचे, मतलब इमारत का जो दरवाजा है, उसने बड़ी थे, हाँ, तो एक मुख्य दरवाज़ा होता है जो सड़क के पास होता है, वो नहीं, वैसे का जो दरवाजा, बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल बिल्डिंग का। हाँ, तो उस दरवाजे पर पहुँचे, उसने उसको जो गेट अवे बाइक थी वो बाइक का रिपेयर के पहुँचा। तो जब इन लोगों ने, पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उसे दोनों पर गोलियाँ चलाई। एक ऑफिसर जो है वो ऑन द स्पॉट मारा गया, दूसरा इलाज के दौरान चल बसे और ये वहाँ से भाग निकला। उसके बाद तो मुंबई पुलिस बुरी तरह से, मतलब इसके पीछे पंजे छाड़ कर पड़ी। इसके पिता को, इसके पूरे परिवार खानदान को उठा करके राउंड अप कर दिया उन्होंने। खूब कुटाई पिटाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। वो यहाँ से निकला और उत्तर प्रदेश से होता हुआ नेपाल निकल गया। जब वो नेपाल पहुंचा तो वो तो खाली हाथ था, उसके पास से तो कुछ ज़्यादा पैसा वैसा था नहीं। तो उसने लगातार कराची फ़ोन करके और शकील से और इनसे बात करता रहा। चूँकि वो दाऊद से उम्र में बड़ा था, काम काज में भी पहले से था अंडरवर्ल्ड में। दाऊद को दाऊद कहने वाले लोग जो हैं वो अंडरवर्ल्ड में मुश्किल से 5-6 थे, उनमें से एक ये था। उसको कभी दाऊद को भाई और बड़ा भाई और ये वो सब नहीं बोलता था। तो और गाली देता था कि सनम मेरा पैसा दो, तुम लोग मेरा कान का पैसा नहीं दे रहे हो, ये सब वो सब। शकील ने जो है उसकी रिकॉर्डिंग्स दाऊद को सुनाई। दाऊद ने कहा कि अरे ये तो पानी से ऊपर जा रहा है, बुला उसको, कराची बुला लो। कराची गया तो जैसे ही उतरा और शकील सामना हुआ, उसने फिर वही गाली गलौज शुरू कर दी। दाऊद को कटाया गया। दाऊद ने कहा कि भाई अब इसको इस तरीके से रख के क्या फ़ायदा, ये दिन रात यही सब करता रहेगा। तो फिर उसका पोटला करवा की, तो इस तरीके से, हाँ, तकरीबन 4-5 साल तक फिर 2000 के आसपास, 2020 के आसपास। हाँ, कुछ इसी तरह से। ये बहुत पुराना मामला नहीं है। नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि इस तरह की खबरें भी कई बार बहुत देर से निकलते सकती हैं। इस तरह की जो ऑपरेशंस होते हैं इन लोगों के, जिसमें वो डेड बॉडीज़ गायब कर देते हैं, तो लोगों के बारे में पता करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अंडरवर्ल्ड सोर्सेज से कभी खबर निकल के आती है, किसी इन्फॉर्मर के ज़रिए निकल के आती है, या किसी पुलिस ऑफिसर के या इंटेलिजेंस ऑफिसर के, तो उसको क्रॉस वेरीफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि गैंगस्टर भी जो हैं वो इस चीज़ से बचते हैं कि किसका पोटला करवाया है, और ख़ासतौर से अपने इतने ट्रस्टेड व्यक्ति का पोटला करवाया है तो उसके बारे में वो वेरीफाई भी नहीं करते हैं कि हम करवा दिए। नहीं निकल के सामने आ पाते हैं, इसलिए वेरीफाई होने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे इसी तरीके से एक घटना और मुझे जहन में आ रही है, दुबई में हुई थी। दाऊद से ही जुड़ा हुआ आदमी, तरीके मैं नाम उसका मिस कर रहा हूँ, और उसकी डेड बॉडी भी कभी सामने नहीं आई, और ऐसा माना जाता है कि शरद शेट्टी के बंगले पे दुबई में उसकी हत्या हुई थी। इरफान गोगा है उसका। इरफान गोगा जी, इरफान गोगा को मार करके और उसकी डेड बॉडी जो है पत्थर बांध करके समंदर में फेंक दी थी। इरफान गोगा की पत्नी ने फिर सभी लोगों के खिलाफ, दाऊद समेत जितने भी वहाँ पे थे गैंग्स के लोग, उन लोगों के खिलाफ जो है वहाँ पुलिस में मुकदमा कायम किया था। परिवार के बाद उनके बीच में समझौता हो गया, और उस समझौते में ब्लड मनी पे की गई। इस्लाम में एक व्यवस्था है कि यदि किसी की हत्या की जाती है या कर दी जाती है या हो जाती है गलती से, तो जो विक्टिम फैमिली है
उसको ब्लड मनी यानी कि उसका एक तरह का मुआवजा दे करके और उसको शांत किया जा सकता है या अपनी तरफ से मतलब क्षमा याचना मांगी जा सकती है। तो ये जो चीज़ है वो हुई थी और मुझे ऐसा पता चला था कि कुछ 15-20 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम जो है वो दी गई थी, क्योंकि अगर ये नहीं दी जाती तो दुबई पुलिस जो है इन लोगों को सबको गिरफ्तार करने में मजबूर हो जाती। भले वो दाऊद को नहीं करती, उसके भाइयों को नहीं करती, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसमें अंदर की मेंबर्स थे डी कंपनी के, वो परेशान होते और अरेस्ट भी हो जाते हैं। हो। परेशान तो क्या होना है, वहाँ पे तो अगर अरेस्ट होते तो फिर बचना भी मुश्किल होता है। तो उसमें बिजाज पठान था, छोटा शकील उस वक्त वहीं था, शरद शेट्टी था, विकी गोस्वामी था, बहुत सारे लोग उस वक्त बड़े बड़े तमाम दुबई तो एक तरीके से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कैपिटल 90s में के दौर में। हाँ, वो कैपिटल नहीं बोलिए उसे, उसको आप यूँ कर सकते हैं कि जो जिसको हम कहते हैं ना शीतकालीन हाँ मतलब वो राजधानी बनाते हैं, तो वैसे ही वो उनकी एग्जाइल कैपिटल थी निर्वासन, हाँ निर्वासन की राजधानी थी वो। जैसे हमारे सुभाष जी की राजधानी थी पहले तो बाहर बनाई थी उन्होंने, उस तरह से। माफ कीजिए, ये सही उदाहरण नहीं है, हाँ। ये लोगों को समझाने के लिए है। तो ऐसे ये सब हुआ था कांगो। फिरोज कोकड़ी एक ऐसी घटना है, उसकी हत्या, जो सबसे लेटेस्ट माना जाता है दाऊद की गतिविधियों को लेकर के। तो सर एक सवाल और है, तब से और अब में मुंबई अंडरवर्ल्ड कितना और कैसे बदला? देखिए, पहले ही हमारी इस बारे में चर्चा हुई कि अंडरवर्ल्ड जो है वो खून खराबे से ख़त्म हो चुका है। तब तो हर दूसरे पाँचवें दिन और एक दिन में 5-5 लाशें गिरा करती थी। हम लोगों ने वो दौर देखा है। हम लोग मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं शायद मुंबई में रहते हुए 2015 तक कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाया। तो कौन आ जाता था कि मैडम? हाँ मतलब ये एवरेज स्लीपिंग आवर बता रहा हूँ। ये भी हुआ है कि हम लोग 3-3 4-4 दिन सोए नहीं है। और दंगे का तो वो वक्त हुआ करता था जब सोना छोड़ दीजिए, खाना पीना हराम हो जाता था। और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हम लोग लगातार 24 घंटे काम कर रहे होते थे, जबकि हम तो अखबारों में काम कर रहे हैं, लेकिन खबरें जुटाना और उसको सटीक प्रामाणिक रूप से अपने पाठकों के लिए पेश करना वो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो उस चीज़ के लिए हम लोग पागलों की तरह, दीवानों की तरह से मतलब काम किया करते थे। गुलशन कुमार की ही जब हत्या हुई थी तो जो पहली खबर मुझे मिली थी तो मैं सीधे भागते हुए वहाँ पहुँचा था स्पॉट पर। और सबसे पहले पहुँचने वाले 2 पत्रकार मैं और मनीष पचौरी थे। और जो खबर हमने की थी वो वैसी खबर दूसरे लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब तक वो पहुँचे काफ़ी सारी हालात, वहाँ की परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। तब तक लोगों को समझ आ चुका था कि इस मुद्दे पर हमें नहीं बात करनी चाहिए, और बहुत कुछ चीज़ें हुई थी। और हम लोग चूँकि सबसे पहले पहुँचे थे तो उस वक्त मांगा ताज़ा ताज़ा था, सब खून बिखरा हुआ है, चप्पल पड़ी ये है वो है। तो लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन एंग्जाइटी बहुत हाई थी। जो देखा उन लोगों ने आपसे शेयर तो किया? सारी चीज़ें उन लोगों ने शेयर भी कर दी। बात के लोगों को नहीं शेयर होगी, तो हमारी खबर बहुत अच्छी बनी। और फिर उसके बाद में अबू सालेम और उसके लोगों के पीछे हम पड़े, तो हर एक की फिर एक बारी खबर निकाल करके हर दिन हम लोगों ने छापी। तो अब वो एक खबर निकालने के पीछे कितने घंटों की मेहनत होती है ये लोगों को पता नहीं चलता। उनके हाथ में तो सुबह अखबार आता है, चटपटी रसीली वो खबर उन्हें लगती है, वो लोग पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। अच्छा साहब, चूँकि मुंबई अंडरवर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है, प्रारूप बदल चुका है, किरदार कई सारे नए आए हैं, और अब जो कुछ घटनाएं हाल फिलहाल में हुई हैं उसको देख के एक बात कही जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड पे एक तरीके से टेक ओवर कर रहा है दाऊद इब्राहिम को। तो क्या इस नैरेटिव को आप कितना सही मानते हैं और किस थ्रेट के रूप में देखते हैं मुंबई के लिए? फेक नैरेटिव है ये, और एक राजनीतिक दल द्वारा ये जानबूझ करके प्लांट और कॉन्ट्रैक्टेड स्टोरी जो है ये प्लांट करवाई जा रही है। मुंबई की टोपोग्राफी, मुंबई का काम का है, मुंबई का जो जनसांख्यिकी पूरा ढांचा है, उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली के गैंगस्टर का आना और वहाँ पे ऑपरेट कर पाना बहुत दिक्कत का है लंबे समय तक के लिए। एक आध घटनाएं तो हो सकती है, बाबर सिद्दीकी की मर्डर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नहीं किया है। अच्छा, ये मैं दावे से कहता हूँ। इसके पीछे मेरे पास में काफ़ी सारे
तर्क हैं, तथ्य नहीं बोल सकता मैं, तर्क हैं जिनके कारण वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम नहीं आता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो कभी भी जिगाना पिस्टल यूज़ नहीं करता, अच्छा, कभी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के ही हमारे यूपी और बिहार के गैंगस्टर करते हैं। जीवाना का ट्रेंड इधर तो है, मतलब यूपी बिहार में तो खूब है। इसीलिए कह रहा हूँ। और जिगाना पिस्टल जो है वो अच्छे अच्छा डॉन भी या शूटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 18 लाख की पिस्टल महंगी है। में अंडरवर्ल्ड में बिकती है, वो ब्लैक मार्केट ग्रे मार्केट पे। तो वो कोई छोटा मोटा आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और अतीक अहमद के केस में भी और इस केस में भी जिगाना का जो इस्तेमाल हुआ है और जिस तरीके से शूटर रॉ शूटर्स को इस्तेमाल किया है, जिनका कोई पिछला रिकॉर्ड आपको बड़ा नहीं मिलेगा, जिनको कि मुंबई की भाषा में कहा जाता है चिंदी चोर, है ना, छोटे भैया, वो ऐसे लड़के थे जिनके ख्वाब भी ये बड़े नहीं हो सकते कि हम किसी को ऐसे आदमी को ठोक दे तो हम डॉन बन जाएंगे। उनके नाम के ऊपर ये एक नैरेटिव सेट किया है। मैं तो कहता हूँ कि इसको पता तक नहीं था लॉरेंस बिश्नोई को कि वहाँ पे गोलीबारी की जा रही है, बाबा सिद्दीकी क्या या सलमान खान क्या। सलमान खान पर भी हमला करने वाले लोग जो हैं वो इनके नहीं हैं। उसका एक बड़ा कारण और भी बताता हूँ। जब ये लोग कोई इस तरह का बड़ा एक्शन करते हैं, हमेशा उनकी तरफ से फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट हाँ आता है। बिल्कुल, ये ट्रेडमार्क रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। बिल्कुल होता है। और अनमोल जो है वो हमेशा करता है या उसके कोई साथी करते हैं और कोई ना कोई ऐसा बड़ा आदमी करता है ना। तो वो कभी भी उन्होंने इन चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ली। सोशल मीडिया ने चलिए, सोशल मीडिया से या वो किसी को फ़ोन करके भी जर्नलिस्ट को, तो ये एकदम साफ हो जाता है कि उनका किया हुआ नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी का तैयार किया हुआ एजेंडा है, उनका सेट किया हुआ नैरेटिव है और उनके द्वारा ही ये सारी हरकतें करवाई जा रही हैं। इसके पीछे दो ही कारण हैं, या तो तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे साथ नहीं हो। और जो हमारे साथ नहीं है उनका हश्र इस तरीके का हो सकता है। अच्छा सर, मुंबई अंडरवर्ल्ड को देखते हैं, जब मुंबई को देखते हैं हम, तो एक नॉर्थ इंडियंस वहाँ बड़ी संख्या में है, खासकर यूपी बिहार के लोग, जिन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भैया कहा जाता है। तो भैया तो खासकर उन लोगों को कहा जाता है जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। और मुंबई की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ भी आपको नॉर्थ इंडिया से गए लोग मिल जाते हैं। जर्नलिस्ट की बात की जाए तो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं विवेक सर। अंडरवर्ल्ड में भी यूपी से गए हुए काफ़ी सारे लोगों ने एक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। तो वो कौन लोग हैं? अबू सलेम का नाम तो एक सामान्य तौर पे सामने आता है, लेकिन इसमें कौन कौन से बड़े किरदार रहे हैं जो उत्तर भारत से जाकर के मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाते हैं और वहाँ के समीकरणों को बदलने में भूमिका निभाते हैं? देखिए, इसको मैं यूं कहूं कि यूपी के भैया और मुंबई के भाई, ये आपकी भाषा में वो मतलब जो है ना, जिसको वन लाइनर कहते हैं, बिल्कुल। जैसे उसको यूं कहे कि उत्तर से आए मुंबई पे छाए, तो वो थोड़ी सी सभ्य हो गया मामला। लेकिन अभी यूपी के भैया और मुंबई के भाई वो जो है वो पर्टिकुलरली इस मामले में ज़्यादा बैठते हैं, मुफीद ज़्यादा है वो। तो उसमें अबू सालेम का नाम तो निश्चित तौर पे अमीर का जो एक छोटा सा लड़का मुंबई आता है, जोगेश्वरी में एक छोटी सी शॉप के बाहर जो है वो बेल्ट और रुमालें और ये वो सब चीज़ें पर्स वर्स बेचा करता है। और उस वक्त में जोगेश्वरी जो है वो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का एक अच्छा हब हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे शटर शेपी ऑपरेट करता था। हाँ। और वो जो जिस इलाके में वो था, उस इलाके में अमूमन वो पूरा का पूरा मुस्लिम गhetto ही था और वहाँ पे काफ़ी उस मानसिकता के लोग हुआ करते थे। तो उनके साथ में धीरे धीरे ये अबू सालेम जो है ताऊ गिरोह से जुड़ गया और उसने काफ़ी आसान मचाया। और उसका जो जीवन का सबसे बड़ा हत्याकांड है वो तो गुलशन कुमार हत्याकांड है। और दूसरी चीज़ जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई वो है मोनिका बेदी से उसका फैसला। तो वो दो चीज़ें हैं। लिस्बन में उसकी गिरफ्तारी होना अपने आप में ये बड़ी चमत्कारी को चौंकाने वाली घटना हुई थी। अबू सालेम जब वो छोटा था और यंग था, वहाँ पर ये चीज़ें खरीदने बेचने का और ये सारा सिलसिला उसका था, तब उसको अबू चीरी के नाम से पुकारा जाता था।
अबू चिरी चिरीमिरी मतलब चिरबुक। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और उसके बाद में वो जब वो हथियारों की सप्लाई अप्लाई करने लगा था तो उसका नाम बदल करके अबू सामान हो गया था। अबू सामान होने के बाद में जब वो अबू सालेम बना तो गैंग में उसने एक पोजीशन हासिल कर ली। तो फिर उसके बाद में अबू भाई हो गया। फिर उसके कुछ समय बाद उसका नाम जो है उस स्तर पे आने लग गया, अबू सालेम। तो उसका नाम छुपाने की ज़रूरत महसूस होने लग गई। तो उसको जो है उसके गैंग के साथियों ने कैप्टन कहना शुरू किया। तो अबू सालेम उर्फ कैप्टन हो गया। फिर बाद में जब मोनिका बेदी उससे जुड़ी तो मोनिका ने उसको फ़ोन के ऊपर जो है सरदार कहना शुरू किया, ताकि लोगों को ये पता न चले। ट्रैप हो रहा हो तो पता ना चले कि किस रिकॉर्डिंग हो रही है तो वॉइस है ना हमारे पास, उससे तो हमें मालूम ही है, उसका नंबर भी है, हमें पता है कि फिर यह तो बचने की कोशिश करता है अपनी तरफ से। लेकिन ये कि सामने बैठे हुए 5 लोग हैं तो मैं किससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनको बताना चाहिए। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हाँ अबू बोलो, हाँ अबू सालेम बोलो, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ सरदार कैसे हो, क्या है। अब सरदार जो है वो कोई सिख भी हो सकता कोई भी है, हो सकता है। कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई दूसरा हिंदू किसी कास्ट का या जाति का हो सकता है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो सरदार टाइटल होता है उसकी। तो वो उस तरीके से बात किया करती थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में दाऊद गैंग के अंदर जो है कुछ लोग, खासतौर से छोटा शकील और उसकी टीम जो है, वो अबू सालेम को चिकना बोलते थे। जब छोटा शकील की रिकॉर्डिंग चल रही थी, फ़ोन सुने जा रहे थे और उसके कुछ लोगों के मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो उसमें बीच बीच में उनको ये सुनाई देता था कि चिकना इधर चला गया, चिकना उधर है, चिकना के पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, चिकना को देखो, चिकना चिकना पे वॉच रखो, चिकना का ऐसा, चिकना का वैसा। पुलिस वाले परेशान और उनसे ज़्यादा मेरे जैसे बंदे परेशान कि साले ये चिकना है कौन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिकना नाम से मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई थे। नहीं, मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो चिकना थे उनके पीछे ये क्यों परेशान होंगे, वो तो उनके कल्यूट्स हैं। और हमारे सामने चिकना के रूप में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था ऋतिक रोशन। अच्छा, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो जितने भी नाम हैं उनमें जैसे गोविंदा हैं, उनको डी कंपनी जो है नजैया बोलती थी। अच्छा। तो वैसे ही डी कंपनी ने इसका ऋतिक रोशन का नाम चिकना रखा हुआ था निकनेम। और कि उसकी जो पहली फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, तो उसकी डीवीडीज हासिल करने के लिए उस वक्त जो राकेश रोशन पे गोलीबारी हुई थी वो सारा सिलसिला, तो तभी से उसको चिकना बोलते थे। तो हम ये मान के चल रहे थे कि चिकना ऋतिक रोशन के लिए बात हो रही है, और ये लोग ऋतिक रोशन के पीछे पड़े तो क्या ऋतिक रोशन की जान को खतरा है। फिर हम लोग जब ट्रैक करते थे तो पता चलता था ऋतिक रोशन तो फलानी जगह शूट कर रहे हैं, वो तो लॉस एंजल्स में नहीं है, वो तो यूरोप में नहीं है, वो तो यहाँ नहीं है। तो ये सारे पड़े किस चिकना के पीछे हैं। बाद में जब उसकी अरेस्टिंग लिस्बन में हुई तब ये पता चला कि असल में चिकना इसको बोला जा रहा था, अबू सालेम को। तो ये है अबू सालेम का पूरा ट्रैक उसमें कि जो इसके अलावा और कौन से रहे? मुन्ना बजरंगी ने मुंबई में बहुत घमासान मचाया है, कई मर्डर किए हैं, उनमें उसका हाथ रहा है। और दाऊद गैंग के लिए भी वो सुपारी ये करके हत्याएं करता रहा है। फिर आपके सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ एसटी उर्फ बाबा, वो उसका तो कांड जो है वो आज भी उसी कून सुनाई देती है। जय अस्पताल में उस करके जो AK-47 चलाई गई थी, और उस कांड में अनूप अबली गैंग का जो शूटर था शैलेश हल्दरकर और उसका एक साथी विपिन शेरे, वो दोनों जो है जेल उसमें कस्टडी में थे, हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में भर्ती थे। और उसको मारने के लिए जो है इसे कहा गया था, तो सुभाष सिंह ठाकुर को, सुभाष के साथ में और भी जो 3-4 लोग थे जिसमें कि बच्ची पांडे भी थे। बच्ची पांडे भी उत्तर प्रदेश के हैं और वो भी इस कांड में शामिल थे। उनकी सजा पूरी हो गई है, अब तो वो भी छूट करके वापस मुंबई के कल्याण इलाके में रह रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं दाऊद गैंग के लिए इन लोगों ने ये सुपारी किलिंग की थी। सुभाष सिंह ठाकुर ने इसके अलावा बहुत सारी और किलिंग्स की हैं और ये सब किया है। और उसके बाद में जो है गिरफ्तारी होती है, फिर तिहाड़ में रहते हैं, फिर उसके बाद बनारस जेल में रहते हैं। वहाँ से फिर वो अपने आप को बीमारी के नाम के ऊपर BHU के रूम में रहते आए 5 साल तक। फिर कुछ शिकायत हो गई तो फतेहगढ़ जेल भेज दिया, और फतेहगढ़ जेल में उनको बहुत परेशान किया जा रहा था वहाँ के जेलर द्वारा।
तो फिर उसके कारण ही संभवतः मुझे ऐसा महसूस होता है, या मेरे जो सोर्सेस कहते हैं कि उसको वहाँ से परेशानी से बचाने के लिए भाईंदर में जो बिल्डर के मर्डर का केस था, उसके कारण जो है उसको वापस मुंबई शिफ्ट करवा दिया 1 महीना पहले ही। तो वो है। फिर उसके अलावा काशी पासी वो है इलाहाबाद के, और काशी पासी के अलावा एक बच्चा पासी भी हैं। ये लोग भी इलाहाबाद से जा कर के और मुंबई में एक्टिविटीज़ किया करते थे। छोटा राजन गिरोह से जुड़े हुए थे और छोटा राजन के साथ सीधे उन लोगों का संपर्क हुआ करता था, ऐसा जो है मुंबई पुलिस का दावा हमेशा सामने आता रहा है। और एक मुकदमा जो है अभी भी बच्चा पासी का चल रहा है, जो मुंबई के अदालतों में हत्याकांड से लोग के संबंध में। और बाकी ऐसे काफ़ी सारे और भी लोग रहे हैं। सोनू मोनू नाम के 2 बड़े खतरनाक शूटर रहे हैं, जो उनके ज़रिए भी आजमगढ़ गई थे और उन लोगों ने वहाँ आकर के भी काफ़ी सारी मतलब हत्याओं में वो लोग उन्होंने शिरकत की है। तो इस तरीके से ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं मोटे मोटे जो मैंने बताया। एक नाम मेरे दिमाग से छूट गया था, वो है प्रकाश पांडे उर्फ बंटी पांडे। अच्छा, उत्तराखंड उत्तराखंड वाला तो भाई वो तब तो यूपी से ही आया था ना, बिल्कुल उत्तराखंड से थोड़ी आया था तब। एक ही तक उत्तर प्रदेश का निवासी था वो। तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यानी उसका जो इलाका है वहाँ उसका नाम प्रकाश पांडे असली है और उसको पीपी कहा जाता था, और उसके गैंग को पीपी गैंग या पीपी कंपनी बोलते हैं। तो वो छोटा राजन के साथ जुड़ गया होगा वहाँ पे आकर के, और जब यहाँ उसको काफ़ी खतरे वतरे महसूस होने लगे तो मुंबई ही आ गया था। फिर मुंबई में तो ये होता ही है ना कि जो समान विचारों के लोग हैं वो अपनी सौलत में तो वैसे वो उनके साथ जुड़ गया और फिर उसने काफ़ी हत्याकांड किए, सब कुछ किए। बंटी के साथ में एक बड़ी खतरनाक बात ये थी कि बंटी ज़्यादा विचार नहीं करता था और छोटे तुरंत एक्ट करने वाला, तुरंत एक्ट और तुरंत रिएक्ट करने वाला आदमी। अगर उसको बोल दिया कि जाओ इसको मार दो, तो ये नहीं पूछेगा कि कब मारना है, कैसे मारना है, कौन जाएगा साथ, कब होगा, क्या नहीं होगा, चलो मारते हैं। तो बस उसका ये है कि चटना नहीं पड़ गया, हाँ बस बाकी सब चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर लूँगा। कोई बोलेगा ना कि अरे इसको ऐसा करते हैं वैसे प्लान करेगा, अरे छोड़ो यार चलो मारते हैं, उसमें का बंदा था। और मेरी जब भी उससे बातचीत हुई है, वो सब हुई है, तो कभी आप उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा जो है इस तरह की गैंगस्टर एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकता है। खैर जो भी बड़े गैंगस्टर होते हैं या जो अच्छे लोग होते हैं, उन लोगों की या एक ओहदे पे पहुंच चुके होते हैं, मैंने हमेशा पाया कि वो लोग है ना बहुत आप बातचीत करते हैं। ये बिल्कुल होता है, मेरा अनुभव भी रहा है, कई बहुत सारे बहुत समझदारी से बात करते हैं, अनलेस अनटिल आप उनकी मुखालफत में ना हो, हाँ, आप उनके किसी उनके बिजनेस या इंटरेस्ट के आड़े ना आ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही पोलाइट से बात करते हैं आपसे, चाहते हैं कि वो ये भी कोशिश करते हैं कि उनको आप माफिया ना समझें। हाँ, वो अपने पीछे काफी सारे तर्क गढ़ लेते हैं कि मजबूरी था और जो कुछ था, मैं बड़ा भी संत टाइप का आदमी हूँ, मैं आज भी हूँ वैसे ही इसीलिए वो गरीबों की, मजलूमों की, बीमार लोगों की, शिक्षा से वंचित लोगों की, उनकी बड़ी मदद करते हैं। उसके पीछे 2 ही कारण होते हैं। एक तो ये कि वो खुद को मतलब उस वैसा समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं दुनिया को। दूसरा ये है कि चूंकि वो सारे चीज़ें उनको उनके बचपन में या जवानी में नहीं मिली, तो उनके मन में कहीं ये रहता है कि यार मैं इनको किस तरीके से मुहैया करवा दूं। रॉबिन हुड सिंड्रोम अपनी जगह पर है, वही है। ये चीज़ जो है वो न केवल हाजी मस्तान में थी, करीम लाला में थी, वरदराजन बबलियार में थी, बल्कि ये तमाम लोगों में भी थी। दाऊद ने भी किया है वैसे ही, अरुण कवरी ने किया है वैसा ही। तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने में इन लोगों का योगदान रहा है। इसमें तीसरा एक पहलू और है कि मदद तुम्हारी करेंगे, बदले में तुम हमारे लिए क्या करोगे। तो भाई कोई उनके लिए वॉचर का काम करने लगता है, कोई सूचनाएं लाने लगता है, कोई उनके डब्बे पहुंचाने लगता है, कोई उनकी ये सूचनाएं पहुंचाने का काम करने लगता है, कोई वकालत के पेशे के हिसाब से उनके लिए मददगार। जितने ज्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं उतनी आपकी ताकत बढ़ती है, बनी रहती है, क्योंकि आप शहर के हर हिस्से में आपके नाक का नाक हो जाता है, वैसा होता है। अच्छा, एक
आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा सर। आखिरी सवाल के पहले मैं आपको एक और चीज़ हाँ, बताता हूँ। प्लीज। क्योंकि उत्तर प्रदेश का आपका चैनल है और उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके सबसे ज़्यादा जो है दर्शक भी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के ही हैं। उत्तर प्रदेश का और मुंबई माफिया का एक बहुत बड़ा पुराना रिश्ता बना रहा हमेशा से। और उत्तर प्रदेश ने अब तक वहाँ पे जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, स्पारी किलिंग, उसमें से अधिकांश हत्याओं में शूटर हमने उत्तर प्रदेश से ही सप्लाई किए हैं। और उसके सबसे बड़े क्षेत्र जो रहे हैं वो आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, लखनऊ, इलाहाबाद, ये सारे शहर रहे हैं, ये जिले रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ा और पहला नाम जो है वो जौनपुर का ही आता है, आजमगढ़ का आता है। आजमगढ़ ने खूब शूटर उपलब्ध करवाए, खासतौर से अबू सालेम ने बहुत इस्तेमाल किया। आजमगढ़ से जुड़ी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग घटना मैंने पढ़ी थी गुलशन कुमार के मर्डर के समय में। आप उसको ज्यादा मतलब तस्दीक भी करेंगे और ज्यादा प्रामाणिकता से बताएंगे कि जो वेपन पकड़ा गया था उस पर लिखा हुआ था मेड इन बमहौर। और मुंबई पुलिस बड़ा परेशान थी कि मेड इन बमहौर, ये बमहौर कहाँ पे है, दुनिया के मैप पे वो तलाश रही थी। तो पता चला कि आजमगढ़ का एक कुछ गाँव है जहाँ पे देसी हथियारों का निर्माण किया जाता है अवैध तौर पे, जिसके लिए बिहार का मुंगेर भी काफी समय तक प्रसिद्ध रहा था। तो ऐसा ही बमहौर भी था। तो जब ये पता चला तो फिर हाथ पांव सबके फूले और फिर यूपी पुलिस ने क्रैक डाउन करके उस पूरे नेटवर्क को खत्म किया था बमहौर गांव में, आजमगढ़ में। तो ये कितनी सच्चाई है इस बात में? और मुझे ये कहानी वाकई पता नहीं थी, आज आपसे पहली बार मैं सुन पा रहा हूँ ये बमहौर वाली कहानी। ये रिपोर्टिंग के दौरान ही मैंने इस चीज को पढ़ा था, जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये मिला था। ये मेरे लिए बहुत नई सूचना है। मैं इसके ऊपर निश्चित तौर पर काम करके और कभी मौका मिलेगा तो इसकी तस्दीक करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उस केस के अंदर भी जितने शूटर आए थे वो सारे के सारे उत्तर भारत के ही थे, उत्तर प्रदेश के ही थे। और वो करीब उनकी संख्या 7 के आसपास थी, जिसमें वॉचर ये वो सब लोग मिला करके। और आपको बताऊं, मैं जितने भी बड़े बड़े कांड हुए हैं हमारे यहाँ पर, उनमें 5,000 रुपए से लेकर के और 5 लाख रुपए तक की वैल्यूएशन में यहाँ से शूटर आए हैं। मतलब 5,000 की कीमत में भी शूटर अवेलेबल हैं। बिल्कुल थे वो। यानी जान बहुत सस्ती थी अंडरवर्ल्ड के लिए उस वक्त। अब मुझे समझ में नहीं आता 5,000 या 10,000 रुपए या 50,000 रुपए के लिए कोई कैसे किसी की जान ले सकता है। जेडे की हत्या करने के लिए जो उत्तराखंड से 5 लड़के आए थे, उनको कुल जमा 5.5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। और मैं ताजुब करता हूँ कि ऐसा कैसे है। हालांकि वो केस को पूरी तरीके से किसी और दिशा में मोड़ दिया हम लोगों ने, लेकिन सच्चाई यही है कि हल्द्वानी के वो 5 शूटर थे। अब पीपी के जरिए वो पहुंचे नहीं, वो पीपी के जरिए नहीं पहुंचे थे, उनको सुपारी बाहर से ही किसी और व्यक्ति के थ्रू आई थी। क्योंकि उसमें छोटा राजन का नाम आया था जेडे मर्डर। वो उन लोगों की शिरकत ही नहीं थी उसमें किसी की। वो तो खेल ही कुछ और था पूरा। बाकी जो बहुत विचित्र केस है, उसके बारे में सजाएं भी हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, लोग बरी भी हो गए हैं। आज इस बारे में बात करके कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन सच कहूं तो मतलब वो जेडे हत्याकांड आज भी रहस्यों की धुंध में लिपटा हुआ केस है। वो तो री-इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो खैर सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, एक लास्ट सवाल ये था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड एक समुंदर जैसा दिखता है, जिसमें तमाम जैसे उत्तर भारत के लोग जाके तमाम नदियां गिरती हैं एक समुंदर में, वैसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई धाराओं से लोग जाते हैं, गिरते हैं। इसमें एक ऐसा अध्याय दिखता है जहाँ कुछ पुलिस वाले, जिनकी इमेज एक सुपर कॉप की है, जिन्होंने कई सारे बड़े एनकाउंटर्स किए मुंबई के नामी गिरामी गैंगस्टर्स की, वांटेड गैंगस्टर्स की, और एक बड़ा नाम उनको मिला, ओहदा मिला। उनमें से कई सारे पुलिस जो ऑफिसर्स हैं वो बाद में अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन के आरोपों में घिर गए। उनमें से कई बाद में जेल में भी जाना पड़ा। ये कैसा बन जाता है ये नेटवर्क? क्या दोनों में से कौन इन्फ्लुएंस एक दूसरे को करता है, या कौन से कारण होते हैं कि पुलिस वाले भी इसमें घिर जाते हैं आरोपों में और मजबूर हो जाते हैं क्राइम करने के लिए? 2-3 अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि जो लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ पुलिसिंग सिस्टम है, उसमें होते हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। उन लोगों के लिए रिहाइश की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है और उनकी सैलरीज भी इतनी नहीं रहती है कि वो लोग अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में, सोसाइटीज में रह सकें, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जी सकें, हाँ। फैमिली को दे सकें। तो वो लोग रहते कहाँ हैं? झोपड़पट्टियों में या चौल में। उन्हीं झोपड़पट्टियों और चौल में जहाँ पर अंडरवर्ल्ड बसा हुआ है, ठीक है।
उनके बीच में उनके बच्चे रहते खाते पीते जीते हैं, वो लोग रहते खाते पीते जीते हैं। इन लोगों के साथ में उनके रोटी बेटी के रिश्ते बनते हैं। ऐसे मैं 25 यूं पुलिस ऑफिसर्स के बारे में जानता हूं जिनके रोटी बेटी के रिश्ते अंडरवर्ल्ड में। अब वो लोग अगर इनको कुछ बोलेंगे या ये उनको कुछ बोलेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे? एटलीस्ट सूचना तो पहुंचाएंगे नहीं उन्हें। रमेश शिकवे नाम का एक हमारे यहाँ पर कांस्टेबल था, वो अंडरवर्ल्ड के लिए हथियार खरीद करके लाता था नेपाल बॉर्डर से, बिहार से, और उनको सप्लाई किया करता था। एक लेडी और सब इंस्पेक्टर भी उसके साथ जुड़ी हुई थी, उन लोगों की अरेस्टिंग भी हुई थी। ऐसे ही एक और पुलिस कांस्टेबल था जो कि अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ गया था और वो शूटर बन गया था, उसका भी बाद में पुलिस ने खुद ही एनकाउंटर किया था। तो एक तो ये समस्या है, दूसरी है भ्रष्टाचार। इंसान अपनी कमाई से ज्यादा कमाने की जो फितरत है, उसकी जो मोह है, उसके चक्कर में अंडरवर्ल्ड का साथ देता है। तीसरा एक कारण ये है ब्लैकमेलिंग, कि किसी पुलिस ऑफिसर से कोई गलत काम हुआ और अंडरवर्ल्ड ने उस चीज के सबूत लेकर के और उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वो लोग मजबूरी करते हैं। चौथा होता है सत्ता का नशा, पावर का नशा। उसके चक्कर में अंडरवर्ल्ड के साथ में भी कुछ लोग को ये करने लगते हैं। पांचवी चीज एक और है इंफॉर्मेशन। तुम हमें सूचना दो और बदले में हम तुम्हारा काम करेंगे। तो तुम हमें तुम्हारे अपोजिट गैंग के भले आदमी दो, हम उनको एनकाउंटर कर देंगे, तुम्हारा भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, हमें भी मेडल मिलेंगे। एक वो भी चीज़ है। तो ऐसे कई मतलब वो अलग अलग वो चीज़ें नहीं है जिनके कारण जो है वो इस तरह के सिलसिले सामने आते रहे हैं। और शूटर्स जो है वो या गैंगस्टर्स के साथ में म्युनिसिपल पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो जुड़े हुए दिखते रहे हैं या जुड़ करके काम करते रहे हैं। लेकिन उसमें अधिकांश तो भ्रष्टाचार या करप्शन ही सबसे बड़ा होता है जिसके कारण वो उसमें इसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग रहे हैं, मतलब उसमें डीसीपी स्तर तक के ऑफिसर्स के नाम आए हैं। और ब्राइबरी लेने के मामले में तो एक जॉइंट पुलिस कमिश्नर का नाम भी सामने आया था कुछ समय पहले, और उनके ऊपर काफ़ी हंगामा भी मचा था खबरों में और बाकी सब चीज़ों में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती रही हैं। लेकिन ये होता है कि जहाँ पर 40-42 हज़ार की पुलिस फोर्स है, उसमें 1 या 2% इस तरह के लोग हैं, तो वो बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब हमारा मुंबई पुलिस जो है वो एटलीस्ट कोलंबिया पुलिस नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। थैंक यू सर सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंडियन प्रेस हाउस पे आए, और आप लोगों को ऐसे ही मनोरंजन पॉडकास्ट देखने के लिए जुड़े रहिए इंडियन प्रेस हाउस के साथ। नमस्कार।